नमस्कार बच्चों। कक्षा 9वीं हिंदी की कैदी और कोकिला कविता में आपका हार्दिक स्वागत है। यह कविता माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी है। पहले लेखक परिचय पढ़ते हैं। मुख्य पंक्तियों को मैंने पीले कलर में बोल्ड कर दिया है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रमुख पत्रकार थे। प्रखर उन्होंने कर्मवीर और प्रताप पत्रिका का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। बच्चे, लेखक के बारे में परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है, पर फिर भी लेखक की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। उससे हमें प्रेरणाएं भी मिलती हैं। आप देखिए, मात्र 16 साल की उम्र में वो शिक्षक बन गए थे। हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि बड़े पुरस्कार हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं, अर्थात देश प्रेम से भरी हुई हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना भी मिलती है। इसलिए उन्हें भारतीय आत्मा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, किस लेखक को भारतीय आत्मा कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। इस उपनाम से उन्होंने कई कविताएं भी लिखी हैं। उपनाम कहते हैं निकनेम। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए थे। बच्चे, आपको जानकारी के लिए बताऊं, 1920 में जब असहयोग आंदोलन हुआ और बाद में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, दोनों में सबसे पहले गिरफ्तारी देने वाले माखनलाल चतुर्वेदी थे। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधित कविताएं भी लिखी हैं। आप केवल लेखक के बारे में मुख्य मुख्य पंक्तियों को बिंदु के रूप में लिखेंगे। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। शिल्प मतलब भाषा पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, भावनाओं पर ज्यादा फोकस करते हैं, विषय वस्तु पर। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता, रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। अब ये पाठ का पाठ प्रवेश है कि ये कविता में क्या है। तो ब्रितानी उपनिवेशवाद के बाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत ही लोकप्रिय है। इसमें अंग्रेजों के द्वारा किए गए अन्याय और शोषण का बहुत बारीकी से चित्रण है और बहुत लोकप्रिय कविता रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। साक्ष्य मतलब एविडेंस। स्थिति क्या है इस कविता को लिखने की? कवि जेल में हैं, अकेले हैं, दुखी हैं। दुखी मतलब देश की परतंत्रता से। कोयल रात में चीख रही है, तो उससे अपने मन के दुख को, असंतोष को और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए लेखक कहते हैं कि हे कोयल, यह समय मधुर गीत गाने का नहीं है, बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। अर्थात तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है। इस समय जो तुम गा रही हो, उस गाने में मधुरता नहीं, मुक्ति का आवाज लाओ। ये जो कोयल का गाना है अर्धरात्रि में, ये कई बातें के रूप में लेखक समझ रहा है। कभी वो विद्रोह के रूप में समझते हैं, कभी मुक्ति के रूप में, कभी प्रेरणा के रूप में। बाकी और कविता में स्पष्ट होगा। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक जेल के रूप में देख रही है और वो चाहती है कि ये लोग वहां से निकलें, इसलिए अर्धरात्रि में चिल्ला रही हैं। तो इसमें यह बताया गया कि जब जेल में लोग थे स्वाधीनता सेनानी, तो वो एक राजनीतिक अपराधी थे जो देश के लिए आज़ादी चाह रहे थे, लेकिन उनको भी एक गंभीर अपराधी की तरह से रखा गया था। तो ये कविता आज़ादी से पूर्व की कविता है और इसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि आज़ादी हमें बड़ी आसानी से नहीं मिली थी। तो हम शुरू करते हैं ये कविता, कैदी और कोकिला। मुक्त छंद में लिखी हुई कविता है और इसमें खड़ी बोली है। रात में कोयल चीख रही है और लेखक या कवि अपनी काल कोठरी में बंद हैं। वो वहां पर
उसकी आवाज को सुनकर के इस कविता को लिखते हैं। लेखक कहते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि कह रहे हैं, कोयल बताओ तुम क्या गा रही हो, तुम क्या कहना चाह रही हो। क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि आजादी आने वाली है, या तुम ये कहना चाहती हो कि अंग्रेजों ने हमें ज्यादा शोषित कर रखा है, अंग्रेजों के प्रति शोक गीत गा रही हो। क्यों रह जाती हो, तुम क्यों चुप रह रही हो बीच बीच में, कोकिल बोलो तो ये संदेश क्या है तुम्हारा, कोकिल बताओ। क्या ये संदेश किसी देशवासियों ने भेजा है, कुछ कहना चाहती हो क्या। अब अगले पैराग्राफ में जेल के माहौल के बारे में लेखक बता रहे हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात हुई काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। तो जेल के बारे में बता रहे हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में हैं हम। काली दीवार का मतलब काल कोठरी, जो कि छोटी छोटी हैं और अंधेरे से भरी हुई हैं, प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। और डाकू चोर बटमारों के डेरे में हैं हम। बटमार कहते हैं जो राहगीरों को की चोरी करते हैं, राहगीरों को लूटते हैं, कहते हैं अर्थात हमें उनके बीच में रखा हुआ, डाकू चोरों के बीच में, राहगीर लूट मारों के बीच में, उनमें और हमें कोई भेद नहीं किया गया अंग्रेजी शासन के द्वारा। और कहते जीने को नहीं देते पेट भर खाना, हमें पेट भर के खाना भी नहीं दिया जाता कि जिससे हम जी सकें, और मरने भी नहीं देते क्योंकि बिल्कुल भूखे रहेंगे तो मर जाएंगे, पर हमें देते हैं। और तड़प रह जाना, हमें अधमरा सी स्थिति में यहाँ पर छोड़ रखा है, अर्थात यहाँ पर हम न जी पाते हैं न रह पाते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, कहते हैं हमारे जीवन पर रात दिन कड़ा पहरा है, कड़ी नजर है, कड़ी निगरानी है, कड़ी चौकसी है हमारे ऊपर। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, कहते ये कोई शासन है, ये कोई सरकार है। हमें तो ऐसा लगता है कि इस सरकार पर तम का गहरा प्रभाव है, अंधेरे का बहुत बड़ा प्रभाव है, जिसकी वजह से ये अन्याय में डूबे हुए हैं, इनके जीवन में कुछ भी प्रकाश नहीं है, ये हृदयहीन है। कोयल से कह रहे हैं, हिमकर निराश कर चला रात हुई काली, कहते रात हो रही है, हमें उम्मीद थी रात में चांद तो हमें कुछ रोशनी देगा, कहते लेकिन हिमकर जो चांद है वो भी निराश करके जा रहा है और रात भी काली है, अर्थात हमें कुछ जो उम्मीद थी वो हमारी उम्मीदें भी पूरी नहीं हो रही हैं और रात भी बड़ी काली है, परिस्थितियां बड़ी काली हैं। इस समय ऐसी स्थिति में कालिमा मई, ओ सर्वांग काली, हे बिल्कुल काली कोयल, तुम क्यों जगी हुई हो, आली मतलब सहेली। तो यहां पर लेखक ने कोयल को सहेली के रूप में संबोधन किया है, तो संबोधन शैली है, ऐसा लगता है कि कवि बातचीत ही कर रहे हैं। तो दोबारा ध्यान दें, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात हुई काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों काली आली, क्यों भूख पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। तुम क्यों चिल्ला रही हो, क्यों हुक कर रही हो, वेदना बोझ वाली सी, तुम्हारा जो वेदना है, तुम्हारा जो कष्ट है, उसमें क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा बोझ है। कोकिल बताओ तुम्हारा क्या लूट गया, क्या चीजें जो तुमसे लूटी जा चुकी हैं। मृदुल वैभव की रखवाली सी, तुम तो मृदुल मतलब कोमल, वैभव मतलब संपदा की रखवाली करने वाली हो, अर्थात तुम तो मीठे स्वर रूपी संपत्ति की रखवाली करती हो, तुम्हारे मुंह से ऐसी चीख की आवाजें क्यों। हे कोकिल बताओ तुम क्यों इतनी रात को चिल्ला रही हो, क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई हो, क्योंकि रात में तो कोई पक्षी ऐसे चिल्लाता नहीं, और वो भी तुम
जो कि मिठास की एक प्रतिनिधि हो। अर्धरात्रि को चीखी, तुम आधी रात को चीख रही हो। कोकिल बोलो तो, बताओ क्यों चिल्ला रही हो? किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? क्या किसी दावानल की तुम्हें ज्वालाएं दिख गई हैं? दावानल कहते बच्चे जंगल की आग। अर्थात क्या तुमने कोई भयावह परिस्थितियां देख ली हैं क्या? ध्यान दीजिए, पेट की अग्नि को जठराग्नि, जंगल की आग को दावाग्नि और समुद्र की आग को बड़वाग्नि कहते हैं। तो कहते हैं क्या तुमने कोई बहुत बड़ी भयानक परिस्थितियां देख ली हैं क्या? तो मुझे बताओ कोयल, क्या हुआ? तो यही आज हम इतना ही पढ़ेंगे, शेष अगले अंश में। मुझे उम्मीद है आपको ये कविता पसंद आई होगी। आप इस कविता को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लें, इसके कठिन शब्दों को लिख लें और इसका गायन करें। अगर आपकी कोई शंका समाधान हो तो मुझे बताएं, या आपका कोई सुझाव हो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।